दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये है हमारी पीपीटी। तो दोस्तों कल हमने नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन और आज स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 2, जिसमें हम 11 क्वेश्चन नंबर 11 से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने किए थे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। और सेट 1 हो चुका था, ये है सेट नंबर 2। मेरा नाम है चंद्रमोहन और आप देख रहे हैं स्टडी एज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, पढ़ें ध्यान से, इससे आपका अभ्यास होगा, चिंतन शक्ति में विकास होगा, ठीक है, और आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बालक में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन। तो दोस्तों जब बच्चे के बाह्य रूप से दो तरीके से हम परिवर्तन देखते हैं किसी भी बालक में। पहला तो होता है उसके गुणात्मक में, ठीक है, गुणों में जो परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे गुणात्मक, और दूसरा होगा परिमाणात्मक। परिमाणात्मक क्या है? बड़ा भारी शब्द लग रहा है भाई। तो परिमाणात्मक मतलब जो बाह्य रूप से आप बालक का रूप देखते हैं, उसकी आकार देखते हैं, वो जब बालक छोटा होता है तो छोटा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, तो उसको हम परिमाण बोलेंगे। जो रंग रूप में जो परिवर्तन हो गए उसको हम बोलते हैं परिमाणात्मक। गुणात्मक मतलब क्या होता है कि बच्चे के गुणों में परिवर्तन होता है। तो दो तरीके से होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? वृद्धि नहीं, वृद्धि मतलब होता है बाह्य रूप से या भौतिक रूप से बच्चे को देखते हैं, उसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसको हम वृद्धि बोलते हैं। क्या वो संस्कृति है? तो संस्कृति को हम बोल सकते हैं उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा, ठीक है, या विकास। तो विकास एक ऐसा शब्द है जिसमें दोनों ही शामिल है, ठीक है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन हो रहा उसको हम विकास कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें से 3 ऑप्शन जो है शैशव अवस्था की विशेषता लिखी होगी, और जो एक नहीं होगा वो अपना आंसर बन जाएगा। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो बिल्कुल सही बात है। शैशव अवस्था मतलब 0 से 5 साल के बच्चे, इसको हम बोलते हैं शैशव अवस्था, ठीक है। जो बच्चों की विकास की अवस्थाएं हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। हमारे व्यक्ति की बात करें हम तो 0 से 5 साल जो है शैशव अवस्था कहलाती है। 5 से 12 साल हम बाल्यावस्था में डाल देते हैं उसको, बाल्यावस्था। और 12 से 18 तक किशोर अवस्था। अब अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं दी हैं। मोटे तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 0 से 5 तक शैशव अवस्था, 5 से 12 तक बाल्यावस्था, 12 से 18 तक किशोरावस्था, और 18 से के बाद जो है व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर आप इतना समझ सकते हैं। तो 0 से 5 साल जो है शैशव अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक में बहुत जिज्ञासा होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण मतलब क्या होता है? कॉपी करना, नकल करता है बच्चा। छोटा होता है तो बड़ों को देखता है, ठीक है, जैसे अपने से बड़ों को, माँ बाप को देखता है, आसपास के समाज से वो कॉपी करना चाहता है, हर चीज वो नकल द्वारा सीखता है बच्चा। तो ये भी इसकी प्रवृत्ति है। चिंतन प्रक्रिया, तो दोस्तों जो 0 से 5 साल का बच्चा है उसमें चिंतन शक्ति की कमी पाई जाती है, मतलब उस चिंतन शक्ति का विकास नहीं हुआ होता है। जैसे आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़े होंगे जीन पियाजे का, उसमें भी जो है विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई थी, ठीक है। तो चिंतन अवस्था जो है काफी बाद में आती है बच्चों में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन अवस्था। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन करने की शक्ति का अभाव होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चिंतन अवस्था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, ये जो है फ्रोबेल ने बताया था। फ्रोबेल ने इसका सिद्धांत दिया था, मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल। क्या बताया था कि जो निचली कक्षाएं हैं वैसे शिक्षण में खेल पद्धति द्वारा सिखाना चाहिए। तो ये कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, उसी सिद्धांत का उपयोग करके जो है भारत में जो आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं 4 साल 5 साल से छोटे बच्चे हमारे यहाँ आंगनवाड़ी में जाते हैं, वहाँ पर खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। और शिक्षण पद्धति जो है खेल पद्धति द्वारा होती है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी इसका उदाहरण है और ये इसी सिद्धांत पर आंगनवाड़ी का विकास हुआ। तो आपको ये फ्रोबेल नाम भी याद रखना, ये मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षण की खेल पद्धति का विकास किया। आगे बढ़ते हैं। पहले आप खुद पढ़ें क्वेश्चन और इसको ऑप्शंस देखें। ठीक है, इसको सही करें और फिर जो है एक्सप्लेनेशन सुने तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने। ठीक है, स्किनर का पूरा नाम क्या है? B.F. स्किनर। और स्किनर का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, वो भी आपको पता होना चाहिए। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक वातावरण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में की गई पढ़ाई। तो बालकों का बुद्धिमत्ता निर्भर करेगा पारिवारिक परिवेश पर। ठीक है, इसका आंसर है बी, पारिवारिक प्रवेश पर, पारिवारिक परिवेश पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। समावेशी शिक्षा का मतलब है जो हमारे समाज में विभिन्न तबके के लोग हैं, ठीक है, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, सभी को एक जगह बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा होती है। जैसे हम देखते हैं कई बच्चे दिव्यांग होते हैं, ठीक है, कई अच्छे से स्पष्ट बोल नहीं पाते, स्पष्ट देख नहीं पाते, तो दिव्यांग बच्चों को भी अलग से स्कूल नहीं भेजना है। क्या करना है, हमें अपने ही स्कूल में पढ़ाना है और बीच बीच में टीचर्स को इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे बच्चों को टैकल करना है। तो इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्गों के बच्चे जो हैं साथ में मिलकर पढ़ाई करें बिना किसी भेदभाव के, इसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो शिक्षा, इससे क्या होता है, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों का को बढ़ाया जाता है। एक मिनट, इसमें क्या लिखा है, प्रश्न सही से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या है। हाँ, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, पहला ऑप्शन। बी है बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, ये भी सही है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला है, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब वंचन क्या है ये जानना जरूरी है। तो वंचन होता है हम किसी बच्चे के साथ छल कपट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं वंचन। वंचन के क्या प्रभाव पड़ेंगे? अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर पड़ेंगे, बिल्कुल, बच्चों की जो अभिप्रेरणा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, संज्ञानात्मक विकास में बाधा हो सकती है। शैक्षिक उपलब्धि, बिल्कुल, यदि हम किसी बच्चे से छल कपट या अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे तो उसका जो शैक्षिक उपलब्धि है, जो उसका स्तर है, अकादमिक स्तर, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रारूप पर बिल्कुल नहीं, आर्थिक से कोई लेना नहीं है इसका, तो इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या है? अधिगम नियोग्यता मतलब, अधिगम मतलब होता है सीखना। ये बार बार शब्द आएगा आपके बाल विकास में, अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया या सीखना। तो अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या है? नियोग्यता मतलब उसमें असमर्थता सीखने में, भागने की प्रवृत्ति होना, आशाना ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा होना, या अभिप्रेरणा का अभाव। तो 18 का आंसर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, 18 का है सी, अवधान संबंधी बाधा होना। ठीक है, अधिगम नियोग्यता की
को कभी कभी सीखने का विकार भी कहा जाता है। ठीक है, सीखने का विकार, जैसे कि वाचाघात मतलब भाषा की हानि, डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई, ये सब चीजें इसमें आएंगी। तो यह बालक की अधिगम क्षमता को स्थायी तौर पर प्रभावित करती है, जिससे उसके प्रत्येक कार्य में अवधान उत्पन्न होता है। ठीक है, अवधान संबंधी बाधा होना, अवधान मतलब रुकावट, तो इसका आंसर है सी। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन होगा, सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ठीक है, किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, यहाँ जेम्स है, जेम्स ड्रेवर का कथन है ये। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? कल्पनाशीलता, ये तो पाई जाती है। खोजपूर्ण प्रवृत्ति, ये भी पाई जाती है। ठीक है, अच्छी अंतर्दृष्टि, ये भी सही है। सीमित रुचियां, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित रुचियां, ये गुण नहीं पाया जाता है सृजनात्मक बालक में। तो ये थे 11 से 20 तक के क्वेश्चन। अब हमारे हो चुके हैं 20 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो कि आपको प्राथमिक भर्ती शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। और यदि कोई आपके दोस्त, परिवार के लोग, भाई बहन टीचर भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके ये वीडियो जरूर से शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बने रहिए स्टडी एज के साथ। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं संग्रह कर रहा हूँ और आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो लाइक ज़रूर करें वीडियो और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।